नाजरीन आदाब, मैं शाहिद उमर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें हम अखबार से जुड़े हर खबरों को तह तक जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे खबर होते हैं जो अखबार में सिर्फ या तो सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको महज 2 मिनट की खबरें वक्त दी जाती हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा में लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट या असर यासिर मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आज अगर हम तेलंगाना की खबर ले तो तेलंगाना में जो चल रहा है, जो हाई कोर्ट के कल देखा कि हमने कैसे फैसला आया हुआ है, उस पर क्या राय है आपकी? क्योंकि जिस तरह से एक तरह से कहे लो तो बीआरएस को राहत मिली है। और देखिए, जिस तरह से कोर्ट ने बोला है, ये अपना जो बयान जारी किया है कोर्ट ने कि आप इस पे 2 हफ्ते के भीतर एक वो पेश कीजिए। और इसके बाद जो है जब ये मतलब जब ये हुआ था उस वक्त जो है यहाँ के जो क्या बोलते हैं मेन अपोजिशन है बीआरएस या फिर अपोजिशन ने जो है बहुत ही इस पे वो किया था कि आप जो है मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पे जो आए हैं दल बदल करके उनको आप पेंशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीआरएस के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि कल ही केटीआर ने ये भी खुशी जताई है कि ये बहुत ही मतलब स्वागत योग्य कदम है। और ये जो एक मतलब केटीआर ने हमने देखा कि कैसे कल राहुल गांधी को भी उन्होंने टैग किया और उन्होंने एक अलग राजनीति करने का आरोप लगाया था। और बीआरएस जिस तरह से अभी एक तरह से कह ले तो उनको राहत मिली है और बाकायदा कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्द इस पे 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरह से कह ले पूरी तरह से जो बीआरएस है, बीआरएस का खैमा भी पूरी तरह से खुश है। और शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को कोई और बड़ा झटका लगे। बिल्कुल, कांग्रेस को और बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो गवर्नमेंट में है। और जिस तरह से उन्होंने मतलब बोला गया कि ये जो है ये जो कदम है ये गलत था उस वक्त, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप पेंशन दे रहे थे, वहाँ के लोगों को नहीं दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब अगर आप वहाँ के लोगों को पेंशन दे रहे हैं जो आपके पास से दल बदल करके गए हिमाचल, लेकिन हाँ हिमाचल में, लेकिन जब आप यहाँ पे जो आपके पास दल बदल करके आए हैं उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका 2 तरफा रवैया भी कहा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो ये बोला गया है यहाँ के हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब इसके बाद ये पूरे देश में लागू होना चाहिए कि जो भी दल बदल करके जाता है उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो और उस कार्रवाई के बाद ही उसको पेंशन या जो सैलरी मिलती है वो मिले। क्योंकि हम देखते हैं जब भी इलेक्शन होने वाला होता है, इलेक्शन से चंद टाइम पहले जो है लोग इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, कुछ पूरी पार्टियां इधर से उधर चली जाती हैं। तो इस पे एक लगाम रहेगी और कहीं ना कहीं देश के हक में लोग काम करेंगे। हम लोग आमतौर पे भी देखते हैं कि जब टिकट के बंटवारे होते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं वो कई बार क्या होता है कि या तो कैंडिडेट चेहरा देखकर वोट देते हैं या तो लगता है कि इस पार्टी से आए हुए हैं तो ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जीत जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पार्टी बदलकर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक लोगों को ठगने का काम किया जाता है, क्योंकि अगर लोग आप पर भरोसा किए हैं, विश्वास जताए हैं, तो आप उनके विश्वास पर खरे उतरे, न कि अगर जनता आपको जिता देती है फिर कल होकर आप राजनीतिक फायदा के लिए आप पार्टी एक्सचेंज कर ले, दूसरे पार्टी में चले जाए। अगर आप सच में स्थानीय लोगों, जो लोकल लोग हैं, अगर उनकी भलाई सोचते तो फिर पार्टी दल बदल करने की क्या जरूरत है? इसमें सबसे बड़ा नाम तो नीतीश कुमार का आता है कि वो अपने पूरी पार्टी लेकर के एक पार्टी में चले जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई थी, हम वहाँ चले गए। और नीतीश कुमार ही नहीं, हालांकि कुछ लोग और भी बड़े हैं। जिस तरह से यूपी में अगर हम देखते हैं तो राजभर जब कब ये काम करते रहते हैं। तो मतलब इस तरह से अभी एक यहाँ कर्नाटका की एक पार्टी है जेडीएस, जो देवगौड़ा की पार्टी है। देवगौड़ा की पार्टी भी जब वहाँ पे कांग्रेस सत्ता में थी इससे पहले, तो कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कुमारस्वामी को। उसके बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई वहाँ पे, और वहाँ पे फिर ये बीजेपी के साथ हो गए, अभी भी बीजेपी के साथ ही, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ गए, तो अभी अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें देश में हर एक स्टेट में देखी जाती हैं। स्टेट में क्या, अगर हम सेंट्रल में भी देखें तो सेंट्रल में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। बड़े बड़े नेता पार्टी शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता आप उनकी बात कर लें, जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी ने 2017 में 2022 में जो इलेक्शन हुआ था यूपी विधानसभा का, उसमें बोला था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊँ। लेकिन
2024 के इलेक्शन से पहले वो पलट गए, वो बीजेपी के खेमे में जाके बैठ गए हैं। नीतीश कुमार ने तो ये यहाँ तक कह दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर भाजपा साथ नहीं मिलाऊंगा। तो राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन उनके लिए फिर नॉर्मल। उन्होंने यही बोला है कि मैं तो मतलब गलतियां हुई थी 102 मेरे से बार। गलती हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये मतलब ये चलता रहता है देश में, पॉलिटिक्स में, लेकिन आप जनता का कितना काम कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर हम प्रज्वल रेवन्ना की बात करें कि जो अभी आपने जेडीएस का जिक्र किया, उसकी खबर को लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पर शाया किया गया है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका को लेकर अर्जी डाली है, जो कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान किस तरह से काफ़ी विवाद हुआ था। उनके जो गलत वीडियोज़ हैं वो काफ़ी वायरल हुए थे। इसको लेकर इन पे अभी एफआईआर दर्ज हुआ, अभी कोर्ट में है ये। तो इस पे आपकी क्या राय है जिस तरह से इन्होंने जमानत याचिका अर्जी डाली हुई है? बिल्कुल, जिस तरह से जेडीएस इस वक्त बीजेपी के साथ है वहाँ पे, और लोकसभा इलेक्शन भी दोनों साथ लड़े हैं, और बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हम बेटियों के साथ न्याय करते हैं, हम देश की जनता के साथ न्याय करते हैं, तो आप प्रज्वल रेवन्ना पे कोई एक्शन सेंटर की तरफ से क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, आप उनकी पार्टी, आप जो आप उसमें अलायंस में, वो आप छोड़ दें वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ उस वक्त भी काफ़ी उठी थी जब ये केस सामने आए थे, और उसने एक नहीं कम से कम हज़ारों लोगों के साथ ऐसे काम किए हैं, ठीक है। तो वो एक तो उसको हम कह सकते हैं साइको, और दूसरा वो एक बड़े पॉलिटिशियन घराने से बिलोंग करता है, देवगौड़ा जो मतलब देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये और इसमें जो है अगली सुनवाई अब होगी, उसको क्या बोलते हैं, 12 सितंबर को अगली सुनवाई होनी। 12 सितंबर के बाद इसमें क्या चीज़ होती है, क्या चेंजेस आते हैं, इस पर क्या फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त देश में इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग एक दूसरे पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए। एक देश में माहौल कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा हो गया, ख़राब हो गया। इस पे इस कानून सख्त होना चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई आम नागरिक हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए। आपने प्रज्वल रेवन्ना का जो चर्चा किया, हमने देखा कैसे जब ये सारे मामले सामने आए तो वो अपने देश छोड़कर भाग चुके थे। हालांकि कई बार ये कोशिश किया गया कि वो देश में वापस आएँ, लेकिन कोई उनका अता पता नहीं चल रहा था। फिर उनके जो दादा हैं उन्होंने एक बाकायदा वायरल वीडियो जारी किया और उन्होंने ये कहा कि अब तुम जहाँ भी हो आप देश में आओ, सरेंडर करो। हालांकि बाद में वो हुआ, वो देश से आया, दूसरे देश में जो था वहाँ से आया यहाँ पे, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी जो है वो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। अगर हम हिस्ट्री देखें, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें ऐसे लोग ना हो, लेकिन बीजेपी में भी तादाद कोई कम नहीं है। और जिस तरह से जेडीएस जबकि अलायंस साथ में काम कर रही है, सवाल जब होते तो उनका क्या कहना था कि वो दूसरी पार्टी के लोग हैं। लेकिन आप ऐलान से तो कहने की आपकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी आपकी मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस इसके इतने बड़े क्लिप जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद से अगर गलती नहीं थी तो देश छोड़कर भागने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद से जो बीजेपी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और उसके बाद इस तरह के वीडियो का लीक होना, उसके बाद गिरफ्तारी हो रहा, और फिर उसके बाद इसने जमानत याचिका को लेकर अर्जी डाली हुई है। तो अगर इसके हक में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इसके खिलाफ, एक तो बड़ी बात है कि इतना बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लोग तो बहुत डरते हैं, और ये होता है कि शिकायत करने के लिए भी लोग सोचते हैं। लेकिन जिन्होंने हिम्मत करके इतनी हिम्मत जुटाई होगी, इसके अगेंस्ट बोला होगा, और कल होकर अगर इसके पक्ष में कोई फैसला आ जाए तो यकीनन उनके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि इस केस के इस फैसले के बाद से उन लोगों की हिम्मत टूट जाएगी जो और लोग हों इस तरह के केस सामने लाने चाह रहे हों, या इस तरह की बात जो जिनके साथ यौन शोषण हुआ हो वो अपनी बात आगे रखने वाले हों। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि लोगों का भरोसा टूट जाएगा, इसी दौरान ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपनी वाइफ पे शक कर रहे थे। वहाँ के लोग अपना जो है क्या बोलते हैं, पलायन करके दूसरी जगह जा रहे थे। वहाँ के जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके साथ कोई शादी नहीं करना चाह रहा था, क्या पता कुछ हो गया। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें एक मतलब आपकी ज़िंदगी नहीं, आपने कई और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, और वो कलंक जो होता है वो ज़िंदगी भर का रह जाता है, और एक शक का कीड़ा भी दिमाग में चला जाए तो ऐसी चीज़ है कि आप इसको खत्म कर ही नहीं सकते। खत्म नहीं कर सकते, शक का कोई इलाज नहीं है। और इसी में अगर कोई सख्त कानून बनाना है तो उसमें आप किसी धर्म, किसी राजनीति, किसी पार्टी, उसको मत देखिए। आप एक सख्त कानून बनाइए, उस कानून पे पालन कीजिए और इस पे जो है आप आगे काम कीजिए। इन सब मामलों में देखा जाता है कि जो
मेडिकल रिपोर्ट होते हैं या जो फिर इनके अंगश जिन्होंने आरोप लगाया हो, तो इन सब चीज़ों पर अगर देखें तो इनके लिए क्या पता वक्त इतना क्यों लग जाता है कि सबूत इनको तथ्य मिलते नहीं है। वही अगर दूसरे मामले देखा, अगर यहाँ पे किसी और अपोजिशन का या कोई नॉर्मल इंसान होता तो पॉलिटिकल भी हाई लेवल की होती, एक दिन 24 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाते, सारी चीज़ें सामने दिख जाती। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर तो शायद रातों रात फैसले हो जाते हैं। दिन में मालूम चला जो सुबह शाम में 2 मंजिले इमारत दिख रही है, सुबह उठो तो वहाँ खाली मानो जैसे कोई पेड़ रातों रात काट दिया हो। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर हम चले आरजी मेडिकल कॉलेज की तरफ तो देखें वहाँ पे कल सुनवाई होनी है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट जल्द खत्म करें। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसको खत्म करें, क्योंकि ऑलरेडी मामले सीबीआई में जा चुके हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी खुद इस मामले को देख रही है। तो आपको क्या लगता है, जो कल सुनवाई होनी है तो अब किस तरह का इस पर पूरा माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पे जो केस हुआ था 9 अगस्त को, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई जा रही थी। वहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से एक बात बोली है कि आप अपनी ड्यूटी पे आज शाम तक वापस जाइए, और अगर आज शाम 5 बजे तक आप अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आपकी वजह से देखा जाए तो वहाँ के कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बेचारे परेशान हैं, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए, वो बीमार हैं लेकिन वो हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा उस तरह से। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो भी वो हैं उनको हम कोई भी सैलरी नहीं देंगे। आप काम नहीं कर रहे तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? ठीक है। ममता ने बोला रेप विक्टिम के पेरेंट्स को पैसा नहीं ऑफर किया जाएगा। इसका रीज़न उन्होंने कहा है कि अभी मामला सीबीआई में है। सीबीआई जब इसकी जांच करेगी, पूरी तह तक जाएगी, उसके बाद ही हम कोई ऐसा मतलब वो लाएंगे कि हम पैसा दे सकें। और जब हम लोग देख रहे हैं 9 अगस्त से ही कि इसमें हर जगह के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी संडे को भी वहाँ के डॉक्टर्स ने वहाँ पे रात में प्रोटेस्ट किया था। 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक का एक पूरा प्रोग्राम था, वो सेट किया गया। तो कहीं ना कहीं आप इलाज कीजिए। आप मतलब एक उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है। ठीक है, आप इलाज कीजिए। आप इलाज करने के बाद जो आपका वक्त बच रहा है उसमें आप पॉलिटिक्स कीजिए, उसमें आप प्रोटेस्ट कीजिए। और इस पूरी मुहिम पे ये भी देखा गया है कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा है। अपोजिशन ने कुछ लोगों को हायर किया, कुछ लोगों को पैसा दिया। बंगाल में, जी बंगाल में जो है कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों को हायर किया गया, उनको पैसा दिया गया और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है इसको थोड़ा निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे उसमें काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर फेंके गए थे, काफ़ी दुकानों को नुकसान हुआ था। बेचारे जो रेडी वाले खड़े होते हैं उनके खाने उठा के फेंक दिए गए थे, सभी को नुकसान हुआ था। ये एक उग्र वो था, प्रदर्शन था। प्रदर्शन ऐसे मामलों पे जो होते हैं वो शांति प्रदर्शन होते हैं कि आप शांति से जा रहे हैं रोड पे और मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप जब हाथ में पत्थर और हाथ में डंडा लेके चलेंगे और एक बोलते हैं एक पार्टी ने एक नारे को दिया और उस नारे को लेकर के आप चिल्लाते रहेंगे JSR के नारे को, तो कहीं ना कहीं ये आप किसी एक पार्टी का सपोर्ट करें और पार्टी के कहने पे ही आप ये काम कर रहे हैं। बंगाल में देखा गया कि कैसे अगर प्रोटेस्ट करना ही था या फिर अगर आप सच में जो पीड़िता है उसके साथ खड़े थे तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई ना बैनर की ज़रूरत थी ना किसी एक धार्मिक नारे की ज़रूरत थी, अगर आप सच में उसके पक्ष में थे तो। दूसरी चीज़ ये कि आपने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया उसमें प्रोटेस्ट में लाठी डंडे के चलने का क्या मतलब है? अगर प्रशासन लाठी चार्ज करती तो फिर आपके तरफ से कहीं ना कहीं कुछ देखा गया तभी किया गया। हमने महाराष्ट्र में देखा कि अगर सच में बीजेपी के लोग जो वहाँ पे बंगाल में प्रोटेस्ट किए थे अगर सच में पीड़िता के साथ थे तो वो लोग आखिरकार फिर महाराष्ट्र में जो लड़की के साथ जो ऐसे वारदात हुए उसके साथ वो क्यों नहीं खड़े थे? तो महाराष्ट्र सरकार जो वहाँ पे कांग्रेस है या और भी जो वहाँ पे अगर हम शरद पवार की उनकी बात करें तो वो लोग जब रोड पे उतरे तो उनके ऊपर जो या फिर स्थानीय जो लोग हैं उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, ईंटें चलाए गए। लेकिन वही चीज़ अगर पश्चिम बंगाल में आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि हम इस मामले में पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार CBI जाँच हो चुकी है, लगातार बैक टू बैक इस पर सभी समितियाँ देख रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक ऐसा ये नियम लाया है कि तुरंत फांसी की सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए। तो फिर इन जब वहाँ की गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो फिर इस तरह के पॉलिटिक्स को चमकाने की क्या ज़रूरत है?
दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि देश में कई ऐसी जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि जहां पे लोग आमतौर पे ये देखा जाता है कि हर जगह आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलती नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, बड़ी बीमारी होती है, लोग अपने शहर छोड़कर कहीं और जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो कई सारी ऐसे विजुअल हम लोगों ने देखा कि वो लोग कैसे परेशान हैं। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड तो खोले हुए हैं, लेकिन वहां पर भी सही से इलाज नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या अगर जैसे डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पहले जो लोग आ रहे हैं पहले उनकी इलाज करें, फिर अपनी जो टाइमिंग के अलावा अगर आप सच में पीड़िता के साथ हैं तो अगर आपकी टाइमिंग 6 घंटे या 8 घंटे की है तो आप तो 8 घंटा ड्यूटी करो, फिर उसके बाद जो आपकी टाइमिंग है उस दरमियान जाकर आप प्रोटेस्ट करो, प्रदर्शन में शामिल हो। जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है उसको छोड़, हाँ, तो आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है उस टाइम तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ड्यूटी टाइम खत्म तो आप कहीं और इन्वॉल्व हो जा रहे हो। तो फिर इन तरह के जो षड्यंत्र हैं या फिर क्या इस तरह के प्रोटेस्ट करने से क्या सचमुच उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल। देखिए, लड़की के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और कहीं और भी अगर हो रहा है तो वो भी गलत है। देश के किसी भी कोने में हो तो ये गलत है। देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी धर्म के जाति के लोगों ने उसके साथ किया हो या वो किसी भी धर्म जाति के हो, वो गलत है। लेकिन इस तरह की राजनीति करना ये भी गलत है। आप वहाँ पे अपोजिशन में हो और आपने वहाँ पे, अभी ममता बनर्जी ने बोला भी है कि हम पर आरोप लगाना भाजपा लेफ्ट की साजिश है। बिल्कुल, लेफ्ट और भाजपा वहाँ पे कहीं ना कहीं अब इस वक्त एक हुई हैं और ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। अब महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो केस हुआ था, उज्जैन में रोड के बाजू में एक क्या बोलते हैं महिला के साथ ऐसा किया गया था, लोग वीडियो बना रहे थे। अब आप बोल रहे हैं वहाँ पे जो उनके ये मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला, शर्मा ने, कि आप इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं? कलकत्ता वाले स्मृति ईरानी पे सवाल नहीं उठेगा कि वो जाकर पीड़िता से मिले? मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो घटनाएं आई, तो क्या स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर वही चीज अगर प्रियंका गांधी बोले तो सवाल खड़े हो जाते हैं टाइमिंग को लेकर। तो क्या यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में और किसी वो भी एक चलते रोड पे सवारियां वहां आ रही जा रही है, वीडियो में देखा गया कि आसपास लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाया जा रहा है, हमारे समाज में ऐसी चीजों को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या उनको भी क्या इस चीज का डर खौफ खत्म हो चुका है कि जो ऐसे लोग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तो कोई और बैठा हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कौन है? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश के बीएचयू में जो जो बीजेपी के आईटी सेल के जो आईटी सेल के 3 लोग थे उनमें 2 को बाहर कर दिया गया। तो इससे क्या मनोबल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमें ये लोग जो है सपोर्ट करेंगे। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने जो सिख समुदाय पर लेकर जो बयान दिया है उस पर काफी राजनीति जोरों शोर पे चल रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो बोला है वो ये बोला है कि आगे चल के ऐसा हो सकता है, और राहुल ने कहा है कि ये लड़ाई इस बात को लेकर के है कि एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी। ये सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं है, ये देश के हर धर्म के लिए है। हर धर्म के लोगों को क्या इस तरह अब जिस तरह वो अपने धर्म की आज़ादी जो है वो मतलब आप उस धर्म की आज़ादी के साथ आप जी सकते हैं। आप मतलब जो भी आपके वो होते हैं फेस्टिवल्स वो आप अच्छे से मना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा गया कि बकरीद अगर हम बात करें तो बकरीद पे भी कई जगहों पे आप कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला, लेकिन इस पे बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि ये देश से बाहर जा कर के देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और राहुल गांधी को हमेशा से ही आप अगर देखें शायद तो हमेशा उनको बाहर बुलाया जाता है, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और उनकी बात को लोग सुनते हैं, क्योंकि ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन। और वो जो है मतलब जो बात करते हैं वो तथ्य के साथ करते हैं। जिस तरह से हम मतलब हम लोग अगर कई टाइम से देखें तो जो भी सरकार बिल लेके आ रही थी उस पर अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे तो बाद में सरकार को इसे वापस लेना पड़ रहा था, चाहे वो क्या बोलते वो जो हुआ था किसान वाला हो या फिर अभी जो आरक्षण में क्रीमी लेयर वाला हो या फिर वक्फ बोर्ड के मामले में अभी तो नहीं लिया, लेकिन इन 2-3 चीजों को वापस सरकार ले चुकी है। ओपोजिशन की ये मजबूती है, उनकी जीत ही है, क्योंकि पहले पिछले कुछ सालों में देखा गया कोई कानून आया तुरंत पास कर दिया जाता है, लेकिन अब कहने की कमेटी का गठन होना या फिर उसका पास ना होना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह लें कि जिस तरह से अभी अपोजिशन मजबूत है या फिर राहुल गांधी की जो छवि बनी हुई है तो ये उनकी जीत है। बिल्कुल, राहुल गांधी नहीं, अपोजिशन की वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त फूक फूक के कदम रख रही है। अपोजिशन की अगर बात करें तो एनडीए में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं
जो बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट जो भी कानून लेके आना चाहते हैं उसका अपोज करते हैं, हालांकि वो खुल के नहीं कर पा रहे हैं। आप खुल के अपोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपको डर भी है। वैसे देखा जाता है कि राहुल गांधी अगर कोई भी बयान दे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है वो अगर अपने देश की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे की बात करें, वहाँ पे उनको बाकायदा बड़े पैमाने में बुलाया जाता है, उनकी स्पीच सुनने के लिए कई बड़े लोग आते हैं और काफ़ी वो अपने देश की इकोनॉमी की बात करें या फिर और सब चीज़ों की जो है वो बेबाकी से बात रखते हैं। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बीजेपी की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि राहुल गांधी अपने देश की छवि दूसरे देश में जाकर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने कल जैसे बोला था कि सब कुछ मेड इन चाइना है और भारत में रोजगार ही नहीं है। भारत के साथ ही उन्होंने कई और मतलब उसका क्या बोलते हैं देशों का नाम दिया था कि वहाँ पे भी रोजगार मतलब रोजगार नहीं, लेकिन चाइना में इतना रोजगार क्यों है। अब उन्होंने ये बोला था कि चाइना में रोजगार है, तो यहाँ पे जो बीजेपी लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि आप चाइना की तारीफ कर रहे हैं। तो ये एक मतलब आप पूरी बात सुनिए उनकी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप इस पर कोई कमेंट कीजिए। इसी के साथ अगर हम चले हरियाणा में, तो वहाँ पे राजनीतिक जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में जो खबर है, हमने जो अखबार में देखा कि वहाँ पे बहुत पहले से ये चर्चाएं चल रही है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने वाली है। हालांकि इसको लेकर आज अखबार में खबरें शाये की गई हैं, इस पर क्या आपका कहना है? बिल्कुल, हरियाणा में जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में सरकार मतलब गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब टूटती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप और जो क्या बोलते हैं कांग्रेस का गठबंधन वो कुछ सीटों पे वो नहीं हो पा रही, बात नहीं बन पा रही। जिस तरह से उन्होंने बोला था संजय सिंह ने कि हम अपने जो उनकी क्या बोलते हैं केजरीवाल साहब से हम बात करके उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे मसला कुछ सीटों का फंस गया। क्योंकि आप ये देखें कि हरियाणा में कई सालों से बीजेपी गवर्नमेंट में है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो ज़मीनी तौर पे मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे, ठीक, क्योंकि उनको पता हम वहाँ से जीतेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी भी, अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं तो वो कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ये अब दोनों के लिए मुसीबत बन गई हैं, क्योंकि इन दोनों का वोट अगर कटेगा तो बीजेपी के पास आएगा और बीजेपी वहाँ पे मतलब अभी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में अगर बीजेपी को थोड़े से भी सपोर्ट मिल गया ना तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे अभी राजनीतिक जोरों शोर पे चल रही है, क्योंकि हाल ही में ये भी देखा गया है कि हरियाणा में जो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं उनके टिकट कटने से वो काफ़ी नाराज़ हैं। इसी के साथ हरियाणा में एक गाना आया था कि जो जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, लेकिन वो जो सिंगर है अब वो कांग्रेस पार्टी में जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में अभी बीजेपी के लिए भी सब कुछ सही नहीं है। वही मैंने बोला कि अगर अभी बीजेपी के लिए सब कुछ सही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई लूप पॉइंट मिल जाएगा और वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हम आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया, इसी के साथ जो ज़रूरी खबरें थे उनको हमने आपके सामने लाया, क्योंकि कई बार ऐसे खबरें होती हैं जो बस महज सुर्खियों बन के रह जाती हैं। इसी के साथ आप हमें और हमारे साथी यसर यासिर को दे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली खबर में। शुक्रिया।